Hello everyone. So today we are going to start part 3 of the chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. In this part 3 we will cover the following topics. We have so many topics in that module 3, that is outbreeding devices, pollen crystal interaction, double fertilization, post fertilization events, apomixis and polyembryony. These 4 or 5 topics we have to cover under this module. So start from the uh, overview, that is we will see that how under how many points we have to describe all these things. So first, that is outbreeding device, then we will study the pollen pistil interaction, then artificial hybridization, in which we have to study the two technique, that is emasculation and bagging. After that we will study about the double fertilization is a phenomena in the angiospermic plant. Then post fertilization events or changes we will see, in which development of endosperm, development of embryo, seed and fruit will be we will see. Now apomixis and polyembryony, these two are the special phenomena of special type of um, mechanism that we will see. Now start from that outbreeding devices. So what are the outbreeding devices? अभी तक के हमने देखा कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. अगर मैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर को डिटेल में बताऊं तो ऐसे फ्लावर्स, जैसे कि हमने पहले भी देखा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में, तो ऐसे फ्लावर जिसमें मेल reproductive part and female reproductive part, that is pistil or एंड्रोशियम, दैट इज एंथर, दोनों प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो पॉलिन ग्रेन जो रहते हैं ऐसे फ्लावर्स में जिसमें पिस्टिल और एंथर दोनों हैं, तो पॉलिन ग्रेन्स जो रहते हैं वो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है उनके बीच में कि वो उस सेम फ्लावर के पॉलिन ग्रेन ही सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक चले जाए, यानी कि ये इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा. एक ही फ्लावर के एंथर अगर एक ही फ्लावर के स्टिग्मा में चले गए और फर्टिलाइज कर दिए तो वो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन. सो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से उस स्पीशीज में या उस प्लांट में एक टाइप का इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा. अब व्हाट इज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन? क्या होता है कि जब बार बार एक ही फ्लावर के स्टिग्मा, यानी कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है, तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं धीरे धीरे डल होते जाते हैं, यानी कि वो कैरेक्टर्स वेरिएबल नहीं रहते हैं और वो बहुत बार बार सेम फर्टिलाइजेशन होने से जो सीड का कलर है या प्लांट का टाइप है या लीव्स का कलर है वो सब डल होने जाता है, यानी कि उसके कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो इतने इन्हांस नहीं हो पाते जितना क्रॉस पॉलिनेशन के वेरिएशन में हो सकते हैं. तो आउटब्रीडिंग होना बहुत ज़रूरी है प्लांट में एक हिसाब से. तो देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन. तो प्लांट को चाहिए कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करे और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करे. क्यों क्रॉस पॉलिनेशन को अगर वो एनकरेज करेगा तो ज़्यादा जेनेटिक अलग अलग वेरिएशन आएंगे और कैरेक्टर की मिक्सिंग होगी, जिसके वजह से अच्छा एक जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो अच्छा वेरिएबल कैरेक्टर्स वाला होगा और डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशन करने वाला होगा. तो आउटब्रीडिंग डिवाइस उसके लिए बहुत ज़रूरी है. अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें अगर आप देखेंगे कि वो एंथर सेम उसी फ्लावर का है, स्टिग्मा भी उसी फ्लावर का है. तो एंथर जो जब वो उसके अंदर पॉलन ग्रेन बनेंगे वो पॉलेंस कहाँ चले जाएंगे, उसी फ्लावर के स्टिग्मा में. तो ये वाला जो पॉलिनेशन हो गया ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया. तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को ही रोकने के लिए जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है ये प्लांट ने इवॉल्व किया हुआ है. ठीक है, outbreeded are the devices that present in the flower that ensure the क्रॉस पॉलिनेशन. अब इसमें क्या क्या हो सकता है? एक्चुअली आउटब्रीडिंग डिवाइस बहुत सारे हैं, बहुत सारे टेक्निक प्लांट यूज़ करते हैं. तो उसमें से पहला है यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनिक बोलते हैं उसको. अब ये क्या है, एक डिवाइस है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. तो फ्लावर या फिर यूनिसेक्सुअल ही रहेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये पहला जो फ्लावर है वो है बाइसेक्सुअल, थोड़ा सा जूम करते हैं
तो पहला जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, जिसमें एंथर स्टिग्मा दोनों है। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर ना बना के स्टेमिनेट फ्लावर बनाते हैं या तो पिस्टिलेट फ्लावर बनाते हैं। स्टेमिनेट फ्लावर दैट इज कि उसमें सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट हो, और पिस्टिलेट फ्लावर जिसमें सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट हो। तो दोनों मेल या फीमेल गैमेट में से कोई एक ही गैमेट प्रेजेंट है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर जिसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के मेल या फीमेल गैमेट ही प्रेजेंट है, या फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है, या मेल ही पार्ट प्रेजेंट है, तो उसमें आउटब्रीडिंग इजीली काम करता है। तो प्लांट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट में भी मोनोसियस दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर इन अ सिंगल इंडिविजुअल। भले ही एक प्लांट में दोनों टाइप के फ्लावर मिलते हो, मतलब एक ही प्लांट है जिसमें एक फ्लावर जो है वो मेल है, दूसरा फ्लावर है जो फीमेल है, फिर तीसरा फ्लावर मेल है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जैसा होता है ये मेज एंड कैस्टर में ऐसा होता है। तो ये प्रिवेंट कर सकता है ऑटोगेमी, लेकिन गिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं कर सकता। यानी कि ये इस बात को समझिएगा, प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मीन्स क्या होता है कि जब ये वाला है जो ऊपर वाली फोटो है यहाँ पे, ऑटोगेमी मतलब ये वाली जो फोटो है जिसमें एंथर जो है वो पॉलिन चला गया सेम, इसको तो वो प्रिवेंट कर लेगा अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो। लेकिन एक ही प्लांट में अगर कई सारे फ्लावर लगे हैं तो हो सकता है कि मे बी इस फ्लावर का एंथर दूसरे उसी प्लांट के फ्लावर पर पहुंच सकता है, तो वो गिटोनोगेमी हो जाएगी। तो गिटोनोगेमी को वो प्लांट नहीं क्रिएट कर सकता जो मोनोशियस है। ठीक है, लेकिन जब डायोसियस प्लांट है, जैसे कि बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर अकर ऑन द डिफरेंट प्लांट, ऐसी डायोसियस प्लांट में जैसे मलबेरी है, पपाया है, तो ये कंडीशन प्रिवेंट कर सकता है दोनों कंडीशन, यानी कि जो पहली वाली ऊपर वाली जो कंडीशन है वो भी, और जो मैंने सेकंड कंडीशन बताया गिटोनोगेमी, मतलब एक ही प्लांट के दूसरे किसी मेल या फीमेल फ्लावर के साथ वो पॉलिन नहीं जा सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये गिटोनोगेमी। तो इसमें है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पहली डिवाइस हमने देख लिया दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी दैट कैन प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, कुछ हद तक, पूरा तक नहीं बोल सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी क्या है, कुछ स्पीशीज है जिसमें पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होती, यानी कि जब पॉलन रिलीज होगा तो स्टिग्मा उसके लिए रेडी नहीं है लेने के लिए, और जब स्टिग्मा रेडी है तो पॉलन नहीं रिलीज हो रहे, तो ये एक टाइप का हो सकता है। तो उसमें दो चीजें मैंने बताई, जैसे कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो फर्स्ट उसमें आ जाता है प्रोटो एंट्री। प्रोटो एंट्री में क्या होता है, जब पॉलन रिलीज होता है तब स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं बना होता, यानी व्हेन पॉलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा इज रिसेप्टिव। सेकेंड कंडीशन होती है प्रोटोगाइनी, जिसमें स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव बन जाता है मच बिफोर द पॉलन रिलीज ऑफ द पॉलन, मतलब पॉलन रिलीज होने के बहुत पहले ही स्टिग्मा जो है वो बन जाता है। नाउ थर्ड और फोर्थ अलग अलग है। थर्ड में है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, कुछ स्पीशीज में एंथर स्टिग्मा इस तरीके से प्लेस्ड होते हैं अलग अलग पोजीशन में कि उनके बीच में पॉलन कांटेक्ट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखो, ये लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल है। यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन जिसको हम लॉन्ग स्टाइल बोल रहे हैं, लॉन्ग स्टाइल में क्या है, एंथर जो स्टेमिन है वो इतने नीचे है और स्टिग्मा स्टाइल जो है वो उतनी ऊंची है। तो इसमें क्या है, लॉन्ग स्टाइल स्टिग्मा है तो इसमें भी एंथर सेम फ्लावर का पॉसिबल नहीं। शॉर्ट स्टाइल में क्या होता है, स्टिग्मा बहुत नीचे है और एंथर बहुत ऊपर। तो इस तरीके से हेट्रोस्टाइली देखी जाती है। तो उसमें सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक कांटेक्ट में आना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, यानी सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा तक दिया ना, फ्रॉम द सेम फ्लावर टू और द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब सेम फ्लावर या फिर उसी प्लांट के किसी फ्लावर से पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, ओव्यूल्स को इनहिबिट कर देता है जाने में। कैसे होता होगा ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो पॉलन तो चला गया, तो वहीं पे वो पॉलन ट्यूब भी ग्रोथ हुई। सेकेंड वाले में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पॉलन ट्यूब भी ग्रोथ हुई, लेकिन जान आते आते पॉलन ट्यूब आगे जर्मिनेट नहीं हो पाई, क्योंकि सम जेनेटिक मैकेनिज्म, कुछ केमिकल्स वहाँ पे रिएक्शन करते हैं और उसको आगे नहीं जाने देते, यानी ये सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं। अब ये जो दो फोटो है ये हेट्रोस्टाइली की है। जैसे स्टिग्मा फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं स्टिग्मा कितना दूर चला गया है और एंथर यहाँ पे अलग से दिख रहे हैं। वैसी सेम अलग अलग पैटर्न है जिसमें स्टिग्मा और एंथर वेरियस पोजीशंस पे है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन आफ्टर द आउटब्रीडिंग डिवाइस। सो पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांसफर हो गया
मतलब पॉलन ग्रेन, लेकिन राइट टाइप का ट्रांसफर हुआ है या नहीं। ठीक है, तो राइट टाइप का कंपैटिबल पॉलन जो है वो सेम स्पीसीज तक नहीं गया। जैसे एग्जांपल के लिए तौर पे देता हूँ, मैंगो है और किसी और एक प्लांट का, गुवावा का ले लो, तो गुवावा का पॉलन अगर मैंगो के प्लांट में चला जाएगा, उसके फ्लावर में चला जाएगा, तो ऐसे में पॉलिनेशन कंफर्म होगा क्या, या पूरा इस्टेब्लिश होगा पॉलिनेशन? बिल्कुल नहीं होगा। पॉलिनेशन तो हो जाएगा बट फर्टिलाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि वो स्टिग्मा रिसीव ही नहीं करेगी दूसरी स्पीसीज का पॉलन को। ठीक है, क्योंकि नेचर में ऐसा हो सकता है कि दूसरे प्लांट्स में जा रहे हैं, यानी अलग अलग स्पीसीज के, बट ऐसा नहीं होता। तो रॉन्ग पॉलन जो रहते हैं, रॉन्ग टाइप के पॉलन है, या तो वो उसी स्पीसीज का है या तो सेम प्लांट का ही है लेकिन फिर भी सेल्फ इनकम्पेटिबल है, तो वो भी लैंड कर जाता है स्टिग्मा पे। तो पिस्टिल के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो पॉलिन को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है कि ये हमारे लायक है या नहीं, या ये सुटेबल है या नहीं, कंपैटिबल है, यानी वेदर इट इज राइट टाइप दैट इज कंपैटिबल और रॉन्ग टाइप दैट इज इनकम्पैटिबल, तो दोनों को वो डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3-4 मैंने यहाँ फोटोग्राफ्स है। तो फर्स्ट है देखो S1 S2, ये पूरा कंपैटिबल है उसके साथ। एक जो है, एक कंपैटिबल है सेकेंड वाले में और दूसरा कंपैटिबल नहीं है, तो उसको वहां स्टिग्मा ने रोक दिया। थर्ड वाले में दोनों ही इनकम्पैटिबल पहुंच गए, तो उसको दोनों को स्टॉप कर दिया स्टिग्मा ने। तो इस तरीके से स्टिग्मा के पास कैपेबिलिटी है कि वो पहचान लेती है कि कौन सा वो है। मे बी ये जो होता है इट इज द राइट टाइप का अगर है, तो पिस्टिल क्या करती है, उसको एक्सेप्ट करती है पॉलन को, और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो है फर्टिलाइजेशन तक का लीड करती है। ठीक है, अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का आ गया, जैसे कि 2 कंडीशन में हमने देखने को मिल रहा है, तो पिस्टिल क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है पॉलन ग्रेन को बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। तो ये कैसे, अब आप बोलेंगे कि कैसे कैसे मतलब पिस्टिल को समझ में आता है कि राइट टाइप का पॉलन है कि नहीं। तो एबिलिटी ऑफ पिस्टिल रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है तो खूब सारे केमिकल रिलीज करता है, स्टिग्मा भी केमिकल रिलीज करती है, दोनों के केमिकल के बीच में डायलॉग होता है। और अगर दोनों के जो कंपैटिबल केमिकल्स होते हैं तभी स्टिग्मा अलाउ करती है कि पॉलन जो है वो उसके अंदर से जर्मिनेट करेगा पॉलन ट्यूब। तो ये डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, मैंने पहले ही बताया, पॉलन इंटरेक्टिंग विद द डोज ऑफ द पिस्टिल, तो केमिकल रिएक्शन होता है इनके बीच में, इसीलिए ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोल रहे हैं हम लोग उसको। तो अगर कंपैटिबल पॉलन है तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा स्टिग्मा पे और एक पॉलन ट्यूब बनाएगा। और पॉलन ट्यूब्स कहाँ से निकलती है आपको पता है, जर्म पोर। अगर मैंने पिछले बार पॉलन का स्ट्रक्चर बताया था एक क्लास में, फर्स्ट वाले में, तो उसमें पॉलन का स्ट्रक्चर में एक जर्म पोर होता है, वहां से पॉलन ट्यूब निकलती है। फिर क्या होता है, द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन के जो कंटेंट है पॉलन ट्यूब में चले जाते हैं। ठीक है, पॉलन ट्यूब जो है ग्रो होती है स्टिग्मा तक, स्टाइल तक, फिर वहां से वो स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए कहाँ तक जाती है, ओवरी तक। अब यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कई सारे पॉलन ग्रेन गिरे हैं, उसमें से एक जो पॉलन ग्रेन पूरा ट्यूब जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाता हुआ स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए पूरा अंदर एग सेल तक पहुंचता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन जो है वो 2 सेल कंडीशन पे, यानी कि एक उसमें वेजिटेटिव सेल रहती है, दूसरी जनरेटिव सेल रहती है, 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में ऐसा भी है कि जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है और 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 सेल्ड स्टेज भी होती है कई कई प्लांट, तो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो जब पॉलन ट्यूब ग्रोथ होती रहती है, मतलब पॉलन ट्यूब से जाता रहता है, उसी टाइम जनरेटिव सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में जो पॉलन, जो मैंने बताया 3 सेल स्टेज में अगर शेड हो रहे हैं, तो पॉलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगनिंग। अच्छा, 2 अगर शुरू से ही उसमें है जनरेटिव सेल, तो पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमेट को बिगनिंग से ही कैरी करती है पॉलन ट्यूब के साथ। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग टू द एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है। मैंने फीमेल गैमेटोफाइट का जब वो बताया था एक आपको क्लास में, अगर आप याद करेंगे। ठीक है, देन एंटर टू द वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस, तो फिलीफॉर्म एपरेटस से उसको ले लिया जाता है अंदर और वो अंदर चले। फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड दैट गाइड टू द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। मतलब एक एपरेटस होता है जो माइक्रोपाइलर पार्ट पे वो सिनर्जिड को गाइड करता है एंट्री ऑफ दी, सिनर्जिड का जो पार्ट होता है वो एंट्री मतलब गाइड करता है एंट्री ऑफ दी पॉलन ट्यूब को। ये सारे इवेंट जो रहते हैं पॉलन डिपोजिशन से लेके पूरा पॉलन ट्यूब के अंदर ओव्यूल तक जाने पे, ये पूरे सारे जो मैंने अभी तक बताए, इसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। नाउ
अब बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये मैनुअल होता है, यानी मैन इसमें इंटरवेंशन कर रहा है कुछ। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज अ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिफिशियल क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें ये टेक्निक्स यूज़ करके डिज़ायर्ड पॉलिन को डिज़ायर्ड स्टिग्मा पे फर्टिलाइज करवा के एक अच्छे प्रोडक्ट्स वाला, अच्छी क्वालिटी वाले प्लांट्स को बनाना, दैट इज़ आर्टिफिशियल। ऐसे ही तो हो रहा है सारी चीज़ों पे। इवन हम एनिमल्स में भी देखते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी का ब्रीड यानी है काऊ बफेलो में, जो मिल्क, जो ज़्यादा मिल्च एनिमल्स है, तो उनके ऊपर भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके अच्छी क्वालिटी, अच्छी ब्रीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वैसे ही प्लांट्स में भी है। ऐसे एक्सपेरिमेंट में ज़्यादातर देखा गया है कि जो पॉलिनेटर है वो डिज़ायर्ड पॉलिन ग्रेन्स को पॉलिनेशन करवाता है स्टिग्मा से, और बाकी जो स्टिग्मा है उसको प्रोटेक्ट करता है कंटामिनेशन से। कंटामिनेशन दैट इज अनवांटेड पॉलिन वहाँ पे आ जाए उससे पहले उसको वो रोक देता है। तो कैसे करते हैं ये हम देखेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो अलग अलग हॉर्टिकल्चर वाले जो डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं और इस फील्ड में जो काम करते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ईमैस्कुलेशन, इसको हम करते हैं। ईमैस्कुलेशन क्या होता है? अ, अगर फीमेल प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल पेरेंट में, तो उसमें से एंथर हम हटा देते हैं, एंथर उन लोग हटा देते हैं। एंथर बिफोर द एंथर डिहाइस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप इज नेसेसरी, द स्टेप इज रेफर्ड टू द ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन मतलब एंथर को रिमूव कर देना वहां से पहले, स्टिग्मा रिसेप्टिबल हो इससे कि पहले, और एंथर डिहाइस हो उससे पहले। तो इससे क्या होता है कि सेल पॉलिनेशन रुक गया। देन एक होती है, फिर उसके बाद उसी को प्रोसीड करती है बैगिंग। बैगिंग क्या होता है कि एंथर हमने हटा दिया, अब स्टिग्मा को आपको प्रोटेक्ट करना है, तो स्टिग्मा के चारों तरफ एक पॉलीथीन बैग कर दिया ताकि अनवांटेड पॉलिन ग्रेन्स वहां पे ना आए। ठीक है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैड टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ द बटर पेपर टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा ऑफ द बैग फ्लावर। जब तक कि वो रिसेप्टिविटी नहीं आती है तब तक। तो मिच्योर पॉलिन ग्रेन जो कलेक्टेड होते हैं मेल पेरेंट के, मतलब जो डिजायर्ड होते हैं, अब डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन को उनके ऊपर डस्ट कर देते हैं क्योंकि इनको हमने प्रोटेक्ट करके रखा है, फिर डस्ट करते हैं और फिर से रीबैक कर देते हैं, तो बाकी फिर फर्दर चीज़ें ना आए, फर्दर पॉलिन ग्रेन ना आए, डस्ट करके उसको वो कर देते हैं। तो फ्रूट अलाउड टू द डेवलप, तो फ्रूट को फिर डेवलप करने छोड़ दिया जाता है। अगर फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, क्योंकि उसमें एंथर होंगे ही नहीं, तो उसको इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। देन फीमेल फ्लावर बर्ड को क्या कर देते हैं? बैक कर दिया जाता है सीधे, बिफोर द फ्लावर ओपन, पहले ही, फ्लावर खिलने के पहले ही उसको बंद कर। वैन स्टिग्मा जब रिसेप्टिव जाती है पॉलिनेशन को, हम वैसे ही करते हैं, डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन को डस्ट करते हैं और फिर फ्लावर को क्या कर देते हैं? रीबैक कर देते हैं। तो ये था रीबैगिंग एंड इमैस्कुलेशन। नाउ इट इज टाइम टू हैव डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले ये मैं आपको ये जो फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ ये डबल फर्टिलाइजेशन की नहीं है। ये फोटोग्राफ है आपकी एक मेगास्पोरेंजियम की, जिसमें क्या क्या सेल होती है हम एक बार फिर से रिवाइव कर लेते हैं। तो उसमें ऊपर की तरफ हमने देखा था चलेजल एंड होता है, नीचे की तरफ कौन सा एंड होता है? दैट इज माइक्रोपाइलर एंड। ऊपर जो 3 सेल होती है उसको एंटीपोडाल्स बोलते हैं, बीच में 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। फिर 3 जो है 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल होती है, और नीचे फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, जो मैं भी बात कर रहा था फिलीफॉर्म अपैरेटस की। तो ये हो गया एक टिपिकल एक्सेल का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या देखेंगे? जो आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जिड, द पॉलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमेट। जैसे ही सिनर्जिड से एंटर करते हैं, सिनर्जिड में एंटर करते हैं, पॉलन ट्यूब जो है वो 2 मेल गैमेट रिलीज करती है साइटोप्लाज्म में सिनर्जिड के। फिर क्या होता है? वन ऑफ द मेल गैमेट, क्योंकि 2 रिलीज करी, उसमें से एक जो मेल गैमेट है वो मूव कर जाता है एक्सेल की तरफ और फ्यूज हो जाता है उसके न्यूक्लियस से, और सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है? दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल, द जाइगोट बन जाता है। फिर एक और मेल गैमेट जो बच्चा, अदर मेल गैमेट, वो मूव करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ रेड वाला जो दिख रहा है ना बीच में, पोलर न्यूक्लियाई, यस, वहां पे मूव करता है और उनके साथ जाके फ्यूज हो जाता है और एक ट्रिप्लॉइड बनाता है कि 2 सेल पहले की और एक जो है मेल गैमेटोफाइट और उसमें ऐड हो गया, तो एक साथ फ्यूज होके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज पेन बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है इसके साथ फ्यूज होके। फिर क्या होता है? इज दिस इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज अ टर्म द ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस है तो उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन इन सिंगैमी
और ट्रिपल फ्यूजन दोनों एक साथ हो रहे हैं एक ही एग सेल में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू टाइप का फ्यूजन हो रहा है एम्ब्रियो सैक में, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक यूनिक फीचर है फ्लावरिंग या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, ठीक है। नाउ द सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिप्लॉइड फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है। सेंट्रल सेल क्या बन जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है, पीसी जिसको हम बोलते हैं, और डेवलप होती है एंडोस्पर्म में, जबकि जायगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में, ठीक है। नाउ ये एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्या होता है। इनिशियली द पॉलन ट्यूब कंटेन द टू हैप्लॉइड सेल, फर्स्ट जो जनरेटिव सेल रहती है, सेकंड जो ट्यूब सेल रहती है, ठीक है। जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है मेटाटोटिकली, जो दो हैप्लॉइड स्पर्म सेल बनाती है। फिर जो स्पर्म सेल एंटर करते हैं सिनर्जिड से, फिर क्या होता है, द स्पर्म सेल न्यूक्लियस सॉरी द synergid break down one sperm nucleus unite with two polar nuclei forming the first cell of the endosperm, यानी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जनरेशन, 3n लिखा है ना यहाँ पे, 3n एंडोस्पर्म जनरेशन। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या होता है, द आउटर स्पर्म न्यूक्लियस फर्टिलाइजेज द एग फॉर्मिंग द जाइगोट, द फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। तो ये दो टाइप का फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक से एंडोस्पर्म बन रहा है और एक से आपका एम्ब्रियो बन रहा है। अब एंडोस्पर्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। नाउ यस आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो अब हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हम देखेंगे दैट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट्स हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये देख सकते हैं आप कि कैसे ओवरी का डेवलपमेंट हुआ, फिर फ्लावर बने, फिर सेल डिवीजन, फिर सेल एक्सपांसन, देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। ये टोमेटो का दिया हुआ है। अच्छा, फ्लावरिंग फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, events of endosperm and embryo development, maturation of ovule and to seed, ovary into fruit, ये सब को हम एक साथ मिला के बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा हमको, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ये डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हम देखेंगे। एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ साथ चलता है, उसके पहले होता है एक्चुअली। फिर उसमें देखेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जो पीईसी जिसको हम बोल रहे थे, वो रिपीटेडली डिवाइड होती है और एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेती है, ठीक है। द सेल ऑफ टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जिसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल रहता है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के काम आता है। मोस्ट कॉमन टाइप एंडोस्पर्म जो होता है उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। बार बार जो है सेल फॉर्मेशन होता है, सब्सिक्वेंटली सेल फॉर्मेशन ऑकर्स एंड एंडोस्पर्म बिकम द सेल्यूलर। तो जैसे देख रहे हैं आप, शुरू में कितना वो था, फिर धीरे 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 ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, सेल्यूलर हो रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाइड्स बिफोर एंड सेलुलराइजेशन वेराइज ग्रेटली। तो पहले जो सेल रहती है उसके न्यूक्लियाई और बाद में न्यूक्लियाई में बहुत डिफरेंस आ जाता है। फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखें, एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। माइक्रोपाइलर एंड यानी नीचे वाला जो एंड होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। जब जाइगोट कब डिवाइड होना शुरू होता है, जब एंडोस्पर्म बन जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए ना एम्ब्रियो के बनाने के लिए। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। ये एक अडेप्टेशन है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिलना ही चाहिए एम्ब्रियो को, ठीक है। थ्रू द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको एम्ब्रियोजेनी भी बोलते हैं, आर सिमिलर टू द बोथ मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन, दोनों में सेम होता है। जाइगोट जो सबसे पहले गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंट ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर। तो हमने देखा ना कई अलग अलग टाइप के एम्ब्रियो, ग्लोबुलर शेप, हार्ट शेप, अभी इसमें एक बार और हम देख लेंगे। द टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है टू कोटिलिडन्स का। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबोव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज एपिकोटिल, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिकोटिल बोलते हैं, विच टर्मिनेट्स विद द प्लूमुल और स्टेम टिप में बनता है। सिलेंड्रिकल पोर्शन रहता है बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स, जिसको हाइपोकोटिल बोलते हैं, वो टर्मिनेट होता है लोअर एंड में द रेडिकल और रूट टिप बनाता है। रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग आप रूट टिप का थोड़ा। फिर देन यहाँ पे देखेंगे स्टेजेस इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ डाइकोट। तो यहाँ पे देखें जाइगोट है, फिर टू डिवाइड हुआ, फिर एक जो बना थर्ड वाला दैट इज ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन फिर वहाँ पे हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर देन वहाँ से जो दो अलग अलग वो बने।
तो एक कॉटलीडन्स जो अपने को दिख रहे हैं, और फिर वहाँ रेडिकल और प्लूमूल उस तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाता है। नाउ एम्ब्रियोज ऑफ ओनोकॉटलीडन पॉसेस ओनली वन कॉटलीडन, जैसे देखे हमने जो वीट है, आपका वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब में एक कॉटलीडन होता है, ठीक है। इन द ग्रास फैमिली कॉटलीडन इज कॉल्ड स्कूटिलम बोलते हैं, ठीक है, एंड दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड दैट इज लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक। नाउ सेकंड, it has a lower end embryonal axis has a radical and root cap enclosed in undifferentiated sheet called इसको क्लोयोराइजा बोलते हैं। फिर the portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyl, उसको हम बोलते हैं। epicotyl has a shoot apex and a few leaf primordia भी होते हैं enclosed in a hollow follicular structure that is cleoptile भी बोलते हैं उसको। now ये देखेंगे हम सीड का स्ट्रक्चर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सीड। ये एक जो है आपका डाइकॉट है और एक जो है वो आपका मेज का जो सीड है वो मोनोकॉट है। एंजियोस्पर्म्स में द सीड जो है फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज अ फर्टिलाइज ओव्यूल को ही हम सीड बोलते हैं। सीड जो रहते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। सीड इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ सीड कोट का बना होता है, कॉटलीडेंस होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। अब कॉटलीडेंस ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक और सॉल्वन रहते हैं ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि सीड में क्या रहता है, सारे के सारे उसमें फूड मटेरियल ही तो रिजर्व रहते हैं, क्योंकि वो प्लांट को डेवलप करता है तो रिजर्व फूड मटेरियल उस टाइम पे यूज होता है। मैच्योर सीड में भी नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस क्या है ये देख लेते हैं। तो नॉन एल्बुमिनस सीड जो रहते हैं उसमें कोई रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म नहीं बचता है, इट कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पूरा खत्म हो जाता है एल्बुमिन्स। तो ये पी और ग्राउंडनट का अगर शीट देखेंगे तो उसमें ऐसा ही होता है, कोई भी एंडोस्पर्म उसमें नहीं बचता। जैसे हम आम खाते हैं तो आम का जो बीच में जो क्या सीड जो रहता है उसके चारों तरफ बहुत सारा हमको फ्लैशी पार्ट जिसको हम खाते हैं तो वो हमको मिलता है, लेकिन ऐसा आपको उस सीड में नहीं दिखता पी या फिर ग्राउंडनट में, उसको हमका फ्लैशी पार्ट अलग से नहीं होता, उसमें सिर्फ वही पार्ट रहता है, एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। सेकेंड होता है एल्बुमिनस शीट, जिसमें एंडोस्पर्म का पार्ट रिटेन होता है, जैसे कि नॉट द कम्प्लीटली यूज ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे कि वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर और सनफ्लावर में होता है। ओकेशनली कुछ सीड में ब्लैक, जैसे ब्लैक पेपर है, बीट है, इसमें रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस भी रहता है जिसको हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं। अब पेरिस्पर्म के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है, दैट इज सीड डॉर्मेंसी। सीड जब तक के इंटेग्यूमेंट जो है देख लेते हैं। इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्ड हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाते हैं। द माइक्रो पाइल जो है वो स्मॉल पोर के तौर पे बची रहती सीड कोट में, यही है उसको सीड को छोटे से पोर से ऑक्सीजन और वाटर मिलता रहता है ताकि जर्मिनेशन भी होना है। आप जैसे कि ये किसका दिया है, ये बीन्स का है, ठीक है, बीन्स का सीड है। तो इसमें क्या होता है कि जब सीड मेच्योर होता है तो वाटर कंटेंट पूरा खत्म हो जाता है, उसका रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, सिर्फ उसमें 10 to 15% मॉइस्चर रहता है बाय मास देखेंगे तो। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो जाती है। ये पूरी फेज को हम बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी, मतलब डॉर्मेंट हो जाता है। जो मार्केट में जो सीड पड़े हुए रहते हैं, मतलब रखे हुए रहते हैं, बेचते हैं हम लोग, तो वो डॉर्मेंट सीड ही तो रहते हैं। हम चना लाते हैं, सूखे चने घर पे, वो डॉर्मेंट सीड तो है, अगर उसको हम वाटर देना शुरू करेंगे एडोकेट, है ना, तो इसमें देखें द एम्ब्रियो में बी एंटर द स्टेट ऑफ एन एक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी इफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि हम उसको वाटर अवेलेबल कराएंगे, ह्यूमिडिटी अवेलेबल कराएंगे, मॉइस्चर अवेलेबल कराएंगे, सुटेबल टेम्परेचर अवेलेबल कराएंगे, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। आप एक कपड़े की थैली में अगर 4 चने बांध के रख दो तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि उसमें एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्प्राउट्स खाते हैं ना, स्प्राउट्स निकल आता है, स्प्राउटिंग हो जाती है उसमें। तो वही तो है, जब तक कि उसमें स्प्राउटिंग नहीं हो रही है मतलब वो सीड कौन सी फेज में, डॉर्मेंट फेज में, या डॉर्मेंसी उसी को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स देखेंगे तो एक्चुअली फ्लावर का ही फ्रूट बनता है, ठीक है। तो जब ओव्यूल मेच्योर होता है सीड में, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओव्यूल में ओवरी का जो फ्रूट में कन्वर्ट होना और ओव्यूल्स का सीड में कन्वर्ट होना, दोनों साइमल्टेनियसली चलने वाली प्रोसेस है।
द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, द फ्रूट में बी फ्लैशी, जैसे गुआवा हम खाते हैं, ऑरेंज, मैंगो, और ड्राई भी हो सकता है जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सब हम जो लेते हैं, ठीक है। नाउ ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या क्या है? तो ट्रू फ्रूट या फॉल्स फ्रूट क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे दो मैंने एक पिक्चर लगाए हैं। फर्स्ट जो है ग्रेप का है, सेकेंड है एप्पल है। तो ग्रेप को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू फ्रूट बोल रहे हैं, और एप्पल को फॉल्स फ्रूट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, फॉल्स फ्रूट या ट्रू फ्रूट? तो देख लेते हैं। कुछ प्लांट में जो फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से, फ्लोरल पार्ट जो रहते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं। फ्लोरल पार्ट जैसे कि उसका नीचे का हाइपोथैलेमस है, उसका पेटल है, कोरोला, कैलिक्स, ये सब चीज जो है सब डिजेनरेट होके गिर जाते हैं नीचे, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट क्या है, मोस्ट ऑफ द फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओनली द ओवरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट, सिर्फ ओवरी से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जैसे एप्पल को देख रहे हैं, इसमें कुछ स्पीशीज में एप्पल या स्ट्रॉबेरी, कैजू है, इसमें थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है उसका फ्रूट बनाने में। तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, सॉरी यहाँ पे फॉल्स फ्रूट आएगा, ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जिसमें थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है। नाउ स्पेशल मूड ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन देखेंगे, दैट इज पार्थिनोकार्पी। ये क्या होता है फ्रूट फॉर्मेशन में, कुछ जो स्पीसीज है उसमें फ्रूट डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि जैसे बनाना है, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। पार्थिनोकार्पी बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर प्लांट को दे दिया जाए तो बिना फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने बीज में बताया था शायद, पार्थिनोजेनेसिस, हाँ, बिना फर्टिलाइजेशन जो है वो एडल्ट डेवलप होने लगते हैं, जो हैप्लॉइड होते हैं उसको बोलते हैं। और ऐसे फ्रूट जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा वो जनरली सीडलेस ही रहेंगे, ठीक है। ये कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, ये सब पार्थिनोकार्पिक मोड से डेवलप होते हैं। नाउ नेक्स्ट है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे, एपो मीन्स होता है विदाउट, और मिक्सिक मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्सिक्स मतलब होता है मिक्सिंग। तो जो डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स होता है मियोसिस और सिनगेमी के बिना अगर हो रहा है, विदाउट, तो उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, जो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट को ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें जो है मिमिक करता है ये, ठीक है। मतलब फ्यू प्लांट जैसे कि कुछ स्पीशीज है एस्क्रेसिया और एस्क्रेसी और ग्रासेस की, वो उन्होंने ये मैकेनिज्म को इवॉल्व किया हुआ है, द प्रोड्यूस शीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे एपोमिक्सिस जो है सेक्सुअल, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मिमिक करता है, ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मिमिक करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। कुछ स्पीशीज में डिप्लॉयड एग सेल जो रहती है वो बनती है without reduction division and develops into the embryo without the fertilization. Variety of some nuclear cells surrounding embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryo. कुछ स्पीसीज में क्या होता है, डिप्लॉयड एक्स सेल है वही बिना रिडक्शन डिवीजन के बन जाता है, डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। तो ऐसे कुछ में तो ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियर सेल जो है कुछ वेराइटीज़ में जो है न्यूक्लियर सेल जो है वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाती है और वो भी डेवलप करती है एम्ब्रियो। तो इस तरीके से जो होता है वो देखा गया साइट्रस एंड मैंगो में। नाउ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो से ज़्यादा है अगर सीड में, तो उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे एम्ब्रियो इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी देखा गया है साइट्रस में। जैसे कि आपने लेमन देखा है या फिर ऑरेंज, तो उसमें हम जब खाते हैं लेमन या ऑरेंज तो उसमें कई सारे बीज आ जाते हैं एक ही फ्रूट के अंदर पे। तो जब वो कई सारे बीज रहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं शीट के अंदर, तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। So I hope you understand this topic and make important note from it. And next, this was the last topic of the chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plant. And next video we will discuss about the chapter 3, that is human reproduction. Okay, so thank you for watching this and taking interest in this, and also make the important note from it.